हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण होता क्या है? सबसे पहले हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। पर्यावरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है? परि प्लस आवरण। परि मीन्स क्या होता है? हमारे चारों ओर। परि का मीन्स क्या होता है? चारों ओर। और आवरण क्या होता है? घेरने वाला। क्या होता है आवरण? घेरने वाला। यानी जो चीज़ें हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। ठीक है। और यहाँ पर हमें बताया गया है पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। जैविक और अजैविक। जैविक क्या होता है? जो सभी जीवित चीज़ें हैं। कौन सी? जीवित हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? जैविक। और अजैविक घटक कौन से होते हैं? निर्जीव। निर्जीव जैसे हमारी मिट्टी, पानी। ठीक है, ये हमारे क्या है? अजैविक घटक हैं। जैविक और अजैविक घटकों से क्या? जैविक और अजैविक घटकों से क्या बनता है? हमारा पारितंत्र बनता है। क्या बनता है? पारितंत्र। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। ठीक है। पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला और आहार जाल बनते हैं। हम आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में विस्तार से चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, व समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कौन कौन सी समस्याएं हो रही है? एक तो ओजोन परत का ह्रास, दूसरा कचरे का निपटान। इस चैप्टर में हम मनुष्य की गतिविधियों के कारण जो पर्यावरण में गिरावट आ रही है और समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका विवरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पारितंत्र क्या होता है, पारितंत्र को विस्तार से जानेंगे। जैसा अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक पारितंत्र जैविक और अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। जैविक यानी जीवित, अजैविक जैसे निर्जीव, जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा। जैविक और अजैविक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पारितंत्र। पारितंत्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक, प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक नाम से पता लगा जो प्रकृति में विद्यमान होता है। पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। उदाहरण के लिए जंगल, सागर, झील। अब जंगल तो मनुष्य ने नहीं बनाया है ना, वो तो हमें प्रकृति से मिला है, तो इसीलिए जंगल क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र। दूसरा पारितंत्र होता है मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र क्या होता है? जो पारितंत्र मानव ने बनाया है। मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित पारितंत्र। उदाहरण के लिए खेत, जलाशय, बगीचा। अब खेत, आप कहोगे खेत मानव ने कैसे बनाया? जो मिट्टी है वो तो हमें प्रकृति ने दी है, लेकिन जो उसके ऊपर फसल बोकर जो खेत बनाया है वो कौन बनाता है? मनुष्य। बगीचा कौन लगाता है? मनुष्य। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? मानव निर्मित पारितंत्र। यहाँ पर आपको दिया है पारितंत्र के घटक, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक हमने अभी ऊपर पढ़ा था, हवा, जल, भूमि, ये सब क्या है? अजैविक घटक, ये निर्जीव होते हैं। और जैविक घटक पौधे, जानवर, ये जीवित होते हैं। जैविक घटक हमारे तीन तरह से काम करते हैं। नंबर एक, उत्पादक। नंबर दो, उपभोक्ता। नंबर तीन, अपघटक। उपभोक्ता हमारे चार तरह के हैं। नंबर एक, शाकाहारी। नंबर दो, मांसाहारी। नंबर तीन, सर्वाहारी। नंबर चार, परजीवी। शाकाहारी।
शाकाहारी कौन से होते हैं? जो साग सब्जियां और हरी सब्जियां खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। ठीक है, जैसे बकरी, हिरन। ठीक है, उसके बाद है मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं? मांसाहारी यानी मांस, मांस खाने वाले कौन कहलाते हैं? मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे शेर और मगरमच्छ। तीसरे नंबर पे हमारे हैं सर्वाहारी। सर्वा मीन्स जो दोनों पौधे और मांस दोनों खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी, जैसे मनुष्य और कौआ। परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले। परजीवी, पर मीन्स दूसरे, दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले व भोजन लेने वालों को हम क्या कहते हैं? परजीवी, जैसे जूं हो गई, अमरबेल हो गई। ठीक है, इनको हम बोलते हैं परजीवी। अजैविक घटक। अजैविक घटक, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। ठीक, अजैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी, ये सब मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। आहार मीन्स जो खान पान होता है, उसके आधार पर जैविक घटकों को बांटा गया है। सबसे पहले है उत्पादक। सभी हरे पौधे, नील हरे शैवाल अपना भोजन शर्करा और स्टार्च, अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। ठीक है, कौन सी क्रिया होती है ये हमारी? प्रकाश संश्लेषण। क्या क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से यानी किसी भी रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता को 4 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने आपको चारों भागों के बारे में बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। कौन से 4 भाग हैं? नंबर 1 शाकाहारी यानी पौधे व पत्ते खाने वाले जैसे बकरी और हिरन। नंबर 2 मांसाहारी, मांसाहारी मांस खाने वाले जैसे शेर और मगरमच्छ। नंबर 3 सर्वाहारी, पौधे और मांस दोनों खाने वाले। सर्वा मीन्स जो सब कुछ खाते हैं, पौधे भी और मांस भी, जैसे कौआ और मनुष्य। नंबर 4 परजीवी, दूसरे जीव के शरीर में रहने वाले और भोजन लेने वाले जैसे जूं और अमरबेल। नंबर 3 है अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। यानी जो जीव मर जाते हैं, उनको क्या है? सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी अपघटक। ठीक है, इसके बाद हमें दिया है नेक्स्ट आहार श्रृंखला। क्या दिया है? आहार श्रृंखला। अब हम आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। आहार श्रृंखला ऐसी श्रृंखला है जिसमें क्या होता है? आहार श्रृंखला में कि आहार श्रृंखला में ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे घास को कौन खाता है? हिरन। घास को कौन खा रहा है? हिरन। और हिरन को कौन खा जाता है? शेर। इस तरह एक श्रृंखला बन जाती है। इस तरह क्या है? एक श्रृंखला बन जाती है। इसको हम कहते हैं आहार श्रृंखला। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषक स्तर कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपको पोषक स्तर दिखा रखा है। सबसे पहले उत्पादक आते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और लास्ट में तृतीय उपभोक्ता। इस तरह इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक स्तर। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है, यानी घास से ऊर्जा हिरन में गई, हिरन से शेर में, यानी एक ही स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का
1% भाग जो पत्तियों पे पड़ता है अवशोषित करते हैं। हरे पौधे कितना करते हैं? 1% भाग। इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 10% नियम। एक पोषी स्तर से, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर पर, दूसरे से तीसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है, सबसे पहले 1000 किलो जूल है, नेक्स्ट स्तर पे गई 100, उससे नेक्स्ट पे गई 10 और लास्ट में कितनी? 1 किलो जूल वर्जीव। तो हमारा जो सबसे लास्ट पोषी स्तर होगा उस पर बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध होती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 या 4 चरण ही होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 और 4 चरण ही क्यों होते हैं, तो हम बता सकते हैं कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। जैसे यहाँ पर देखो, अभी मैंने बताया आपको ऊर्जा का बहाव दे रखा है। फर्स्ट में 1000 है, सेकंड में 100, फिर थर्ड में 10 और उसके बाद 1 ही रह जाता है। तो नेक्स्ट चरण तक आते आते ऊर्जा क्या है? बहुत ही कम रहती है। ठीक है, तो इसीलिए यह श्रृंखला 3 या 4 चरण की होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैव आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? जैव आवर्धन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने की वृद्धि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। और ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? मानव शरीर में। किसमें होती है? मानव शरीर में। जैसे हमने कोई अगर फसल बोई और उसमें हमने हानिकारक रसायनों का छिड़काव किया, तो वो हानिकारक रसायन क्या है? मनुष्य के शरीर में पहुंच जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आहार जाल। अभी पहले हमने आहार श्रृंखला पढ़ा था, अब क्या पढ़ेंगे? आहार जाल। आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आहार जाल। यहाँ पर देखिए, हमें एक आहार जाल दिखाया हुआ है। इसमें हमें बताया है सबसे पहले पौधा। क्या बताया हुआ है? पौधा। देखो यहाँ पौधा है, पौधे को किसने खाया? टिड्डे ने। ठीक है, टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? चील ने। ठीक है, तो ये तो एक हमारी आहार श्रृंखला थी। अब इसी में पूरा जाल बन गया है। जैसे पौधे को खाया चूहे ने, चूहे को खाया चील ने। ठीक है, इस प्रकार हमारी श्रृंखला। अब देखिए, ये हमारी जो आहार श्रृंखला थी, ये जाल किस प्रकार बना। यहाँ पर पौधा है, पौधे को चूहे ने, चूहे को चील ने खाया। तो ये एक आहार श्रृंखला हमारी ये थी और एक आहार श्रृंखला ये है। अब देखो, यहाँ पर चूहे को सांप खा जाता है। ठीक है, इस तरह क्या है, ये एक जाल का रूप ले लेता है। जैसे यहाँ पर खरगोश है, खरगोश को कौन है यहाँ पर? चील। चील खा जाती है, लोमड़ी खा जाती है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, ये आहार श्रृंखला जाल का रूप ले लेती है। इसको हम कहते हैं आहार जाल। यहाँ पर जो एक डिफरेंस, एक अंतर है आहार श्रृंखला और आहार जाल में, वो क्या है? जो आहार श्रृंखला होती है वो एक दिशा में ऊर्जा का बहाव करती है, जबकि आहार जाल में किसी भी दिशा में ऊर्जा का बहाव हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्यावरण की समस्याएं, जो आजकल हम बहुत देखने को मिलता है। सबसे पहले पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। नेक्स्ट है हमारा ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है, जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कौन सी किरणें हैं? पराबैंगनी किरणें।
इस प्रकार से यह जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर प्रतिरक्षक तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती हैं। तो ओजोन परत का क्या काम होता है? यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं। अगर ये किरणों को अवशोषित ना करें तो हमें कौन कौन से रोग हो जाएंगे? त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश, हमें ये सब हो सकता है। इन सब से हमारी ओजोन परत रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, जो कि हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन का निर्माण निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है। अब देखो यहाँ पर जो O2 है वो कैसे बना है? 2 परमाणुओं से मिलकर बना है ऑक्सीजन के। ठीक है, अब इस O2 में अगर हम एक और प्लस कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? O3, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन। क्या कहते हैं इसको हम? ओजोन। ओजोन परत का ह्रास। ओजोन परत का ह्रास कैसे हो रहा है, हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। ओजोन परत 1985 में, कौन से में? 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। जो इसकी परत है, परत की मोटाई है, उसमें कमी आई है। हम उस जो कमी है उसको हम छिद्र के नाम से जानते हैं। और कहाँ पर आई है ये? अंटार्कटिका में। कहाँ पर आई है? अंटार्कटिका में। कौन से सन में देखा था? 1985 में। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या फुल फॉर्म है CFC की? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, क्या है? UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही कायम रखा जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? तो इसके आंसर में क्या आएगा? 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्वानुमति बनी कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कचरा प्रबंधन। नाम से ही पता लग रहा है, जो कचरा मनुष्य अपनी गतिविधियों से फैलाता है, इकट्ठा करता है, हम उसका प्रबंधन किस प्रकार करें। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है, जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं। सबसे पहला है जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव के कारण छोटे कतकों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए फल, सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज। दूसरे नंबर पे आते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं और पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसीलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते। तो कचरे में हमारे 2 तरह के होते हैं, एक जैव निम्नीकरण, दूसरा अजैव निम्नीकरण। हम जो घर में फल, सब्जियां, इनके छिलके काटते हैं, निकालते हैं, वो क्या है? अपघटित हो जाते हैं। लेकिन जो
प्लास्टिक पॉलीथीन होती हैं वो हमारी अपघटित नहीं होती है। आपने देखा होगा अभी सरकार ने पॉलीथीन पर रोक लगाई थी, वो इसीलिए लगाई थी ताकि ये पदार्थ अपघटित नहीं होते हैं और कचरे का कारण बनते हैं और जिससे कि प्रदूषण फैलता है। अब हम कुछ कचरे प्रबंधन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कचरा प्रबंधन की विधियाँ। सबसे पहले जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरण पदार्थ इस संयंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो हमारे जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे फल सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, हम क्या करते हैं इनका जैव मात्रा व खाद में इनको परिवर्तित करते हैं। दूसरा सीवेज उपचार तंत्र। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। तीसरा कूड़ा भराव क्षेत्र। कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े खाली जगह होती हैं जो खाली होती हैं वहाँ पर हम कचरा डालकर उनको भर देते हैं। उदाहरण के लिए बदरपुर में ताजपुर पहाड़ी है, वहाँ पर पहले क्या था बहुत ही खाली जगह थी लेकिन कचरा डालकर अब उस स्थान को भर दिया है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। क्या है नेक्स्ट? कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में हमारा क्या दे रखा है? जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे से भरकर ढक दिया जाता है और 3-4 महीने के बाद कचरा क्या है खाद में बदल जाता है। नेक्स्ट है पुनः चक्रण। पुनः चक्रण जैव निम्नीकरण पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुनः उपयोग। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार से लिफाफे बनाना। इस प्रकार हम अपने कचरे को प्रबंध कर सकते हैं ताकि हमारा प्रदूषण ना हो। तो हमने इस चैप्टर में जिसके पारितंत्र के बारे में, पारितंत्र के घटकों के बारे में, आहार श्रृंखला, आहार जाल के बारे में पढ़ा और कचरे से कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।